अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं आज हम। एक नाम है मोहम्मद मोइज्जू, ये भी चर्चा में थे। ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। ये विपक्षी पार्टी के नेता थे मालदीव में, और पार्टी थी पीपीएम, विपक्षी पार्टी थी पीपीएम यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। ये उसके नेता थे, अब वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं, मालदीव के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, और ये चीन के प्रबल समर्थक हैं मोहम्मद मोइज्जू, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सामिया सुलू हसन, ये अभी चर्चा में थी। सामिया सुलू हसन ये जो है ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। ये भारत 8 सालों के बाद भारत आई थी, तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, और इनको जो है जेएनयू ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टरेट की उपाधि दी जेएनयू ने, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है यहाँ, उसने सम्मानित किया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है एक देश है जिसके दूतावास ने भारत में काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, वहाँ उसने कहा कि यहाँ हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ के दूतावास में काम करना बंद कर देंगे। उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो दूतावास है उसने भारत में काम करना बंद कर दिया है, और कारण ये है कि वहाँ पर तालिबान की सरकार है। भारत ने अभी तक वहाँ की सरकार को मान्यता नहीं दी है, तालिबान सरकार को, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम यहाँ से अपना एम्बेसी हटा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो एम्बेसडर थे फरीद मामुज्जे थे, और यहाँ के जो एम्बेसडर थे अफगानिस्तान के, तो उन्होंने अपनी एम्बेसी को हटा लिया है। कारण ये था कि भारत ने तालिबान सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी है, इस वजह से। ठीक है, भारत का अभी एक देश के साथ और संबंध खराब हुआ है, उसका नाम है कनाडा। कनाडा में जो है, कनाडा से भारत के जो है संबंध काफ़ी ख़राब हो गए हैं इस समय। वहाँ पर जो है जो खालिस्तानी जो संगठन है, समर्थक, वो वहाँ पर सक्रिय हैं कनाडा से। तो उतार चढ़ाव होने के कारण इनके बीच में, जो भारत और कनाडा के बीच में संबंध खराब हो गया है। और जो खालिस्तान, जो KTF बोला जाता है, खालिस्तान टाइगर्स, KTF खालिस्तानी टाइगर फोर्स, इनका सरगना था हरदीप निज्जर जो था उसकी हत्या कर दी गई। हरदीप निज्जर ये इसका सरगना था, उसकी हत्या को लेकर विवाद हो गया था। तो भारत और कनाडा के बीच में इस समय संबंध में खटास चल रही है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में था ये, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 34वां जो है ओलंपिक होगा, ओलंपिक खेल 34वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 34वां ओलंपिक खेल जो है 2028 में लॉस एंजल्स, ठीक है, USA, लॉस एंजल्स 2028 में होगा, लॉस एंजल्स USA में होगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 5 गेम बढ़ा दिए गए हैं। स्पोर्ट्स के जो 5 गेम है बढ़ा दिए गए हैं, उसमें से T20 क्रिकेट को भी बढ़ाया गया है। T20 क्रिकेट मेंस एंड मेंस दोनों को रखा गया है T20 क्रिकेट का। और इसमें और खेल जो बढ़ाए गए हैं वो है आपके फ्लैग फुटबॉल, स्क्वाश, लैक्रास और बेसबॉल, या सॉफ्ट बॉल बोला जाता है, उसको बढ़ा दिया गया इसमें। तो 2028 में होगा, लास वेगास या लॉस एंजल्स में होगा ये। और 33वां जो है, ये 34वां है, 33वां जो होगा वो पेरिस में होगा। 33वां जो गेम होगा ओलंपिक वाला पेरिस यानी फ्रांस में, यहाँ होगा। लेकिन 5 खेल जो बढ़ाए गए हैं वो 34वें वाले बढ़ाए गए हैं, लॉस एंजल्स वाले यानी USA में जो होगा उसमें बढ़ाए गए। नेक्स्ट आपका जो है करंट अफेयर्स पॉइंट है जो आपका, वो है अभी हाल ही में भारतीय सेना के 8 पूर्व अधिकारी जिनको फांसी दे दी थी कतर ने। कतर की जो गवर्नमेंट है उसने 8 भारतीय सैनिकों को जो है, पूर्व अधिकारी थे सेना के, उनकी अदालत ने फैसला सुनाया और उनको फांसी दे भी दी गई। भारत उसमें कुछ नहीं कर पाया। ठीक, वजह क्या थी कि इन लोगों ने जासूसी की थी इजराइल के, इनका एक पनडुब्बी कार्यक्रम था, उसकी जासूसी की थी। ठीक है, तो ये जो कंपनी है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़, ये कंपनी थी वहाँ की, जिसके साथ ये अधिकारी जुड़े हुए थे। और इन्होंने इजराइल के लिए एक पनडुब्बी कार्यक्रम में इजराइलियों को जो है जासूसी से बताया था कि ये पनडुब्बी कार्यक्रम ऐसे ऐसे ये बनाने जा रहे हैं कतर वाले। तो उनको पता लग गया कतर वालों को, तो उन्होंने इनको जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए और फांसी की सज़ा दे दी 8 सैनिकों को जो है। और ये भारत के सैनिक थे, वहाँ कार्यरत थे अल दहरा कंपनी के साथ। अच्छा, ये जो अल दहरा कंपनी है ये ओमानी नागरिक और रॉयल ओमानी वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की कंबाइंड कंपनी है। ठीक है, रक्षा सेवा प्रदान करती है कंपनी जो है, और इस कंपनी में ये लोग कार्यरत थे। जो पकड़े गए हैं सैनिक जिनको फांसी दी गई वो इस कंपनी से जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने जासूसी की थी, इसलिए इनको फांसी की सजा दी। बहुत बाद में क्लियर हुआ कि क्यों फांसी दी गई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई थी इसमें। तो अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ के साथ जुड़े हुए थे ये। ठीक है, फिर अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जारी हुआ है 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सूचकांक, ये भूख से संबंधित सूचकांक है, और इसमें विकसित देशों को शामिल नहीं किया जाता, केवल विकासशील देशों को शामिल किया जाता है। और भूख की स्थिति को मापने का इसमें पैरामीटर्स है, 4 पैरामीटर हैं इसको भूख को मापने के। तो इसमें एक है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका
चाइल्ड वास्टिंग, तीसरा है आपका चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा है आपका चाइल्ड मोर्टालिटी। चार ये मानक हैं जिसके आधार पर ये हंगर इंडेक्स निकाली जाती है। तो इसमें जो है 136 देश थे जो शामिल थे, लेकिन 11 की रिपोर्ट नहीं आ पाई, तो 125 देशों की रिपोर्ट आई। उसमें भारत का जो स्थान है वो 111वां है, यानी इंडिया जो है 111वें नंबर पर इसका जो है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें जो भारत का स्थान है वो 111वां है 125 देशों की सूची में। ये पिछले साल जो था यानी 2022 में 121 देशों में भारत का जो स्थान था वो 107 था, और 2022 में, ये 2023 की है, और 2021 का भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो 128 देशों में भारत का स्थान था 101। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में 2021 का पूछ लेते हैं, कभी 2022 का पूछ लेते हैं, 2023 का 111 है। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट को जो है वहाँ की जो एनजीओ है वेल्थर्न गर्ल हेल्थ, ये एनजीओ है वेल्थर्न गर्ल हेल्थ, ये जर्मनी की एनजीओ है, और एक और एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दो एनजीओ हैं, ये जर्मनी की है, ये आयरलैंड की है। ठीक है, ये आयरलैंड की, दोनों कंबाइंड इस सूची को जारी करती है। ये दोनों एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, यही दोनों बनाते हैं ये आंकड़े ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। लेकिन भारत ने इसको खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जो इसके मानक है वो तो 3 बच्चों पर आधारित है मानक, और एक अलग है, तो इसमें तो बच्चों को ही खाली लिया गया, तो पूरी जनसंख्या का आप आकलन नहीं कर सकते, जो बड़े हैं उनका आकलन नहीं कर सकते। तो भारत इस रिपोर्ट को खारिज करता है। ठीक है, भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उसने कहा कि भारत को बदनाम करने की ये साजिश है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो भारत की छवि खराब करने की साजिश है, इसलिए भारत ने इसको मान्यता नहीं दी है इस रिपोर्ट को। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, अभी इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल पर हमला किया हमास ने। हमास फिलिस्तीनी एक संगठन है। ठीक है, उसने इजराइल पर हमला किया। कारण था, जो फिलिस्तीन है वहाँ पर एक मस्जिद है अल-अक्सा मस्जिद, उसको लेकर के उसको अपवित्र किया था इजरायलियों ने, तो इस वजह से हमास ने हमला किया इजराइल पर। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का जो नाम दिया था अल-अक्सा फ्लड नाम दिया था। हमास ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम दिया था अल-अक्सा फ्लड। इसके जवाब में इजराइल ने जो जवाब दिया, उन्होंने भी इसका नाम दिया ऑपरेशन आयरन सोर्ड। ऑपरेशन आयरन सोर्ड, इजराइलियों ने जवाब दिया, उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन आयरन सोर्ड, और जो हमास ने ऑपरेशन किया था अल-अक्सा फ्लड, इसका नाम दिया था अल-अक्सा फ्लड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम थोड़ा इकोनॉमिक्स पे। जो अक्टूबर में जो रिपोर्टें आई हैं इस पर क्वेश्चन आ जाता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, इस पर आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो अभी मौद्रिक नीति घोषित की गई है, मौद्रिक नीति 2023-24, ये मौद्रिक नीति घोषित की गई है, और ये चौथी द्वैमासिक यानी चौथी द्वैमासिक दो महीने की रिपोर्ट दी जाती है। अब साल में 6 बार दी जाती है, पहले क्वार्टरली होती थी, अब द्वैमासिक होने लगी है। तो चौथी द्वैमासिक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अब जो आंकड़े आए हैं उसमें आपका रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, CRR, ये आंकड़े जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम आपको बता रहे हैं, MSF, ठीक है, फिर है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक, फिर आपका है SDF, और आपका है सांविधिक तरलता अनुपात। ये कुछ आंकड़े हैं, तो इसको देख लीजिए। रेपो रेट जो है इस समय जो आपका रेपो रेट है 6.5% रेपो रेट है। बैंक रेट जो आपका है 6.75%। CRR जो इस समय है कैश रिजर्व रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है आपका 4.5%। ये आंकड़ा रेपो रेट, बैंक रेट, CRR ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक रिवर्स रेपो रेट ये लिख देते हैं हम आपको। MSF जो है 6.75% है इस समय, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है, 3.35%। और SDF जो है आपका वो 6.25%। SDF होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ठीक है, और सांविधिक तरलता अनुपात जो है वो आपका है 18%। ठीक, तो ये परसेंटेज है जिसमें से आपका ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स के कुछ आंकड़े आए, खाद्यान्न को लेकर के आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जो एग्जाम दिया उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते थे, तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। 2022-23 खाद्यान्न रिपोर्ट जो आपकी आई है 2022-23 की, इसमें जो बताया गया है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है, एग्जाम में पूछा जाता है कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, तो ये हुआ है 329.7
69 मिलियन टन ये उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में 14.07% इसकी वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में लगभग 14% ज़्यादा उत्पादन हुआ है, जिसमें से चावल का अलग पूछा जाता है, गेहूं का अलग पूछा जाता है। तो चावल का जो हुआ है वो 135.76 मिलियन टन, जो कि पिछले साल की तुलना में 6.29% वृद्धि हुई है, और गेहूं का उत्पादन हुआ है 110.25 मिलियन टन, जो कि पिछले साल की तुलना में 2.81% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि भी पूछ लेते हैं कितनी हुई है अधिक, तो ये इंपॉर्टेंट है। गेहूं चावल का टोटल तो उत्पादन इतना हुआ है, लेकिन गेहूं चावल का इतना हुआ, गेहूं चावल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोटा अनाज भी कभी कभी पूछ लेते हैं। मोटा अनाज जो हुआ है वो 57.32 मिलियन टन हुआ है, और इसमें वृद्धि हुई है 6.22%। ठीक है। दालों का कभी कभी पूछ लेते हैं, तो दालें भी लिख लीजिए आप। दालें हैं 26.06 मिलियन टन, और इसमें जो है थोड़ा कमी आई है, 1.24% की कमी हुई है। ठीक है। तो ये इतने आंकड़े हैं, ये आप लिख लीजिएगा। ये आंकड़े हमने इकट्ठा किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में से कोई भी, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आंकड़ों के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स के जो आंकड़े आते हैं वो यहीं आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं हम आपको। अभी मानसूनी वर्षा जो है वो घोषित किया गया उसका, तो 2023 में जो मानसूनी वर्षा हुई है वो सामान्य से कम रही है, और दीर्घकालिक औसत रहा है 94.4%। ठीक है, सामान्य से कम रही थी। बागबानी उपजों का भी रिकॉर्ड किया गया, ये सूची मतलब आंकड़ा। बागबानी जो है 2022-23 में जो बागबानी है, बागबानी में जो है उपजों का रिकॉर्ड क्या रहा, तो बागबानी का टोटल रहा 351.92 मिलियन टन, ये उत्पादन रहा बागबानी का, जबकि 2021-22 की तुलना में ये प्लस रहा, वृद्धि रही, 1.37% की वृद्धि रही। ठीक है। और इसमें जो बुआई क्षेत्र है 28.04 मिलियन हेक्टेयर, बल्कि जो बुआई क्षेत्र है, बुआई क्षेत्र 28.12 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, जो कि पिछले साल की तुलना में ये 0.29% वृद्धि रही, 0.29%। ठीक है, ये वृद्धि रही। बागवानी में जो है हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, इसमें फलों, सब्जियों, मशरूम, कटफूलों, सजावटी फूलों, पौधों, मसालों, औषधियों, ठीक है, मधुमक्खी और चाय बागान को भी शामिल किया जाता है। ठीक, इसके अलावा एक आंकड़े जारी हुए एमएसपी जो रहता है। ठीक है, एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अक्सर जब स्ट्राइक होती है तो एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी घोषित करिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गेहूँ के ऊपर जो जारी किया गया आंकड़ा, गेहूँ का कितना रहेगा, तो गेहूँ जो है वो 2125 रुपये प्रति क्विंटल रेट था, यानी एक क्विंटल गेहूं का रेट 2125 रुपये था, जो बढ़ा करके 2275 रुपये कर दिया गया है। 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, यानी 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है गेहूं के एमएसपी में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2024-25 के लिए। 2024-25 के लिए अब ये रेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो रेट रहेगा वो 2275 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, जो सरकारी खरीद का होता है, उसको कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, आगे डिटेल में आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा देंगे हम आपको। ठीक है, नेक्स्ट आंकड़ा है कि हमारा जो व्यापार घाटा और सेवा जो विदेशी व्यापार है उस पर आंकड़े पूछे जाते हैं। 2023-24 का विदेशी व्यापार, इस पर भी आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका जो है व्यापार घाटा जो है, व्यापार घाटा ये आपका रहा 115.58 अरब डॉलर, ये व्यापार घाटा रहा। और सेवाओं का व्यापार पूछ लिया था आंकड़ा, सेवाओं का व्यापार क्या रहा, सेवाओं का व्यापार रहा आपका 75.67 अरब डॉलर, ये घाटा रहा था, माइनस में लिख लीजिए, ये प्लस रहा, यानी ये सेवाओं पे प्लस रहा था। ठीक है, तो सेवाओं पे जो है व्यापार जो है वो 75.67 अरब डॉलर रहा। ठीक है, देश में महिला श्रम बल भागीदारी में भी वृद्धि हुई है, और महिला श्रम बल जो है, महिला श्रम बल, इसमें भी वृद्धि हुई है। इसमें जो है 37% की जो है वृद्धि हुई है, यानी 30, इसमें जो भागीदारी है इस समय महिला की 37%, यानी पहले जो थी वो 32.8% थी, पिछले साल 32.8% थी, और जो 22-23 में है वो 37% हो गई है। ठीक है, ये श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ये आंकड़े हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं जीडीपी, जो हमारी बहुत क्वेश्चन पूछाता है, इंपॉर्टेंट है कि विकास दर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी जो भारत में 2023-24 का जो आंकड़ा आया है, जीडीपी 6.3 रहने की अनुमान है, लेकिन जो आरबीआई है उसने कहा है कि जीडीपी जो है वो 6.5% रहने का अनुमान है। ये जीडीपी है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 जो होगा वो गोवा में होगा। गोवा में हमेशा ही होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा में ही होता है। फिर कुछ ऑपरेशंस हुए थे, ऑपरेशन अजय, एक ऑपरेशन था अजय। ऑपरेशन अजय जो था, इजराइल में जो युद्ध में नागरिक फंस गए थे, भारतीय नागरिक, उनको स्वदेश में बुलाने के लिए ऑपरेशन चलाया था भारत ने, तो उसका नाम दिया था ऑपरेशन अजय। ठीक है, फिर एक ऑपरेशन चला था कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी 2023 जो चला था वो
सूडान जो था उसमें भारतीयों जो फंस गए थे भारतीय सूडान में, उनको वापस निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। फिर एक ऑपरेशन गंगा चला था। गंगा जो चला था वो रूस और यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। फिर ऑपरेशन एक चला था दोस्त। दोस्त जो ऑपरेशन था वो सीरिया तुर्की में जो भूकंप आ गया था वहाँ से निकालने के लिए भारतीयों ने जो ऑपरेशन चलाया था उसको कहा गया था ऑपरेशन दोस्त। यहीं पर जब कोरोना महामारी हुई थी सीरिया और तुर्की में, तो एक ऑपरेशन भारत ने चलाया था वंदे भारत। वंदे भारत यानी ये सीरिया और तुर्की में ऑपरेशन ये चले थे, ठीक है। ये भूकंप आया था तो ये जब वहाँ कोरोना हुआ था तब चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट, आगे और भी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। अभी भारत ने एक युद्धाभ्यास किया अमेरिका के साथ, ठीक है। 2023 युद्धाभ्यास किया है और ये अलास्का में हुआ था, अमेरिका में। भारत और यूएसए ने किया था अलास्का में, ठीक है, 2023 में। इससे पहले 2022 में जो हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था, यहाँ इंडिया में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। अभी हाल ही में 3 स्टेशन, यूपी के 3 स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इनका नाम बदल दिया गया है। ये 3 स्टेशन हैं प्रतापगढ़ और अंतु स्टेशन है और एक है विश्वनाथगंज। तो प्रतापगढ़ का नाम बदल के कर दिया गया है माँ बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, और अंतु स्टेशन का नाम कर दिया गया है माँ चंडिका देवी धाम अंतु स्टेशन, और विश्वनाथगंज का नाम कर दिया गया है शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। ये नाम बदल दिए गए हैं स्टेशनों के, यूपी में रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है। कुछ 1-2 पॉइंट और रह गए हैं। भारत बांग्लादेश की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभियान हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो इसका नाम दिया गया है संप्रीति 11, ठीक है। यानी इंडिया और बांग्लादेश इनके बीच युद्धाभ्यास हुआ है। ये मेघालय में हुआ था, मेघालय में ये युद्धाभ्यास हुआ था। एक अभी चर्चित व्यक्ति हैं अमोल मजूमदार, इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। एक कप अभी हुआ था लेवर कप, ये जो है टीम का कप है, टीम खेली जाती है, टेनिस का खेल है, टेनिस का कप है ये, पुरुषों की टीम टेनिस खेल है, और इसको विश्व टीम ने यूरोप टीम को हराकर जीता था, विश्व टीम ने जीता है और यूरोप को हराकर। छठा हुआ था कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। 19वां एशियाई खेल भी हुआ है, एशियाई, ये झांगझोऊ चाइना में हुआ था, इसमें फर्स्ट नंबर पर चाइना ही आया था, और चाइना को जो मेडल मिले थे 201 गोल्ड, टोटल मेडल मिले थे 383, और इसमें इंडिया का जो स्थान था वो चौथा था। इंडिया का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का जो था 28 गोल्ड मिले थे, टोटल मिले थे 107। ये इतनी आज की जो करंट अफेयर्स है आपकी अक्टूबर की है, और नेक्स्ट बार में वीडियो में पढ़ा देंगे।